नमस्कार आप सभी को नवनीत योगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सेल टॉपिक यानी कोशिका के ऊपर 50 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं या इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि ह्यूमन सेल जो होती है उसकी आनुवांशिक सामग्री उस सेल के अंदर कहाँ पाई जाती है। सेल के बहुत सारे मतलब भाग होते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली हो गया, न्यूक्लियस हो गया या कोशिका द्रव्य हो गया। तो उनमें से अलग अलग जगह होती हैं। इनमें जो आनुवांशिक सामग्री होती है वो न्यूक्लियस में पाई जाती है, केंद्रक जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली किसकी द्वार परत होती है। तो कोशिका झिल्ली किसकी द्वार परत बन होती है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न किस तरह बनेगा कि कोशिका झिल्ली की जो परत होती है, द्वार परत होती है जो, वो किसकी बनी होती है। वो बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन की। तीसरा प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किस कोशिकांग में होता है। ये होता है राइबोसोम, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। चौथा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पावर हाउस यानी जहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है एफ सेल्स में, या श्वसन का भी काम जहाँ हो सकता है, वहाँ क्या कहेंगे उसको। इसका आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। लाइसोसोम का एक अन्य नाम सुसाइडल बैग भी है। इसका काम है पाचक एंजाइमों का भंडारण करके रखना, है ना, क्योंकि तीनों ऑप्शंस अलग अलग हम ऊपर क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, पाचक एंजाइमों का, पाचन एंजाइमों का भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा स्व अनुप्रतिलिपिकरण अणु पाया जाता है। इसका मतलब है सेल्फ रेप्लिकेशन जो कर सकता है। इसका आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यानी वो डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। नेक्स्ट, एम आरएनए मैसेंजर आरएनए है, ये आगे आरएनए में चर्चा करेंगे। इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा। जरूर एक बार को ध्यान से इसको पढ़ लें। सेवंथ क्वेश्चन कि पौधों की कोशिका, अभी तक मानव कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो पौधों की कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि मानवों में कोशिका झिल्ली होती है ना। सेल वॉल होती है पौधों में, सेल मेम्ब्रेन होती है ह्यूमंस में। तो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो वो बनी होती है सेल्यूलोज से। तो एक क्या हो गया, लिपिड और प्रोटीन ह्यूमंस में बनी होती है और सेल्यूलोज से बनी होती है पौधों में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रवी जालिका का कौन सा प्रकार राइबोसोम से जुड़ा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी, ईआर जिसको कह सकते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किस चरण में सबसे सघन होते हैं। तो किस चरण में होंगे सबसे सघन, मेटाफेज में। इनके अलग अलग फेज होते हैं सेल डिवीजन के, इंटरफेज, प्रोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज। तो सबसे जो सघन होंगे ना वो मेटाफेज के अंदर होंगे। 10th, कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है। कौन सा है, G1 चरण होगा कोशिका चक्र का जो सबसे लंबा चरण होगा। 11th क्वेश्चन कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, दो प्रकार से विभाजन होता है, मिटोसिस और मियोसिस। तो मायोसिस का परिणाम होता क्या है। मायोसिस का परिणाम क्या होगा, 4 निकलेंगी कोशिकाएं। कौन सी, वो भी अगुणित निकलेंगी, उसमें समान या द्विगुणित नहीं निकलेंगी। वो किस में निकलेंगी, मिटोसिस में। तो मियोसिस का आंसर क्या आ जाएगा, बी, 4 अगुणित कोशिकाएं। 12th क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना को सर्वोत्तम रूप से किस मॉडल द्वारा समझाया गया है, कि कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए कौन सा मॉडल सर्वोत्तम है। तो इसका आंसर आ जाएगा तरल मोज़ेक मॉडल, लिक्विड मोज़ेक मॉडल। 13, सक्रिय परिवहन की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी सक्रिय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सांद्रता प्रवणता के अनुसार अणुओं की गति। क्यों, एटीपी का उपयोग ये एक विशेषता है, वाहक प्रोटीन की आवश्यकता ये एक विशेषता है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत कार्य ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन सांद्रता प्रवणता के अनुसार जो अणु गति करेंगे ये सक्रिय परिवहन की विशेषता नहीं है। तो 13 का नहीं है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस को सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे, इसको सामूहिक रूप से कहेंगे अंतरशोषण, है ना। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, न्यूक्लियस के अंदर
किसकी उपस्थिति राइबोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होना चाहिए कि राइबोसोम बने? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री हुई, लेकिन राइबोसोम के निर्माण में किसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी? उसका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियोल्स। क्या आएगा? न्यूक्लियोल्स। नेक्स्ट, किस अंग में डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है? किस अंग में होगा? स्मूथ में। और अभी कुछ क्वेश्चंस पहले आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड प्रश्न था, लेकिन यहाँ किससे रिलेटेड है? डिटॉक्स से रिलेटेड है। डिटॉक्सिफिकेशन किस में होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, चिकनी ER जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोक्सीजोम में कौन सा एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम प्रचुर मात्रा में मिलेगा? कैटालेस। इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट, किस कोशिका के आकार और आकृति को बनाए रखने में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कोशिका है, उसका आकार क्या होगा या आकृति होगी वो सेम बनाए रखे उसके जैसी ही, तो कौन सा कोशिकांग का काम होगा? तो ये कोशिकांग होगा साइटोस्केलेटन। वैसे स्केलेटन से आप वैसे भी आइडिया लगा लेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। क्या? साइटो का मतलब ही सेल होता है, और स्केलेटन यानी ढांचा, कंकाल हो गया। तो क्या बनाए रखेगा? जो आकृति। हमारा ह्यूमन स्केलेटन का काम क्या होता है? आकार और आकृति को बनाए रखने में मदद करना। तो ये चीज़ यहाँ आप इसका आंसर बी लगा देंगे। 19th क्वेश्चन, सेंट्रियोल्स किस कोशिकांग का हिस्सा होते हैं? सेंट्रियोल्स किसके होंगे? तारक केंद्र के। 20th क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे अधिक संख्या में रखती हैं? कि किस प्रकार के ऊतक होंगे जो कोशिकाएं हैं सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं? इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कार्डियक पेशी ऊतक, यानी हृदय पेशी ऊतक जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक संख्या में रखता है। इनमें फैट टिश्यूज है ना, नर्व टिश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, है ना, रेखिक पेशियां वाला, अस्थि वाला कह सकते हैं जिसको, वो अलग हो गया। तो इसका आंसर रहेगा हृदय पेशी। बड़ा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। गोल्जी उपकरण का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी एपरेटस का प्रमुख कार्य क्या होगा? इसको कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। पेपर में आ सकता है। ट्रैफिक कंट्रोलर का प्रमुख कार्य क्या होगा भाई? पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग और परिवहन चीज़ें की, ये सारी चीज़ें संभालना। क्या काम हो गया? गोल्जी उपकरण का प्रमुख कार्य। नेक्स्ट, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है किस चरण में होता है? कोशिका चक्र का कौन सा चरण कहेंगे जिसमें डीएनए रेप्लिकेबल होगा? एस चरण में। नेक्स्ट, काइनेसिन और डाइनेइन, यानी काइनेसिन और डाइनेइन किसके साथ जुड़े हुए प्रोटीन हैं? किसके साथ जुड़े हुए प्रोटीन हैं? सूक्ष्म नलिकाओं से जुड़े हुए प्रोटीन हैं। 24th क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या बनाते हैं? है ना, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती हैं कोशिका झिल्ली। उनमें पाए जाने वाले ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ग्लाइकोकेलिक्स। चलिए नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दो तरह की रहेंगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो 25 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? झिल्लीबद्ध नाभिक। अब एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। हम सामान्य तौर पर क्या पढ़ लेते हैं? कोशिकाएं दो तरह से होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होती हैं, यूकैरियोटिक वो होती हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक वो होती हैं जिनमें नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं है, केंद्रक दोनों में होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? किसमें सुव्यवस्थित रूप से केंद्रक पाया जाता है, किसमें केंद्रक सुव्यवस्थित रूप से नहीं पाया जाता। यही इस प्रश्न का उत्तर है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है लेकिन सुव्यवस्थित नहीं होता, यानी झिल्लीबद्ध नहीं होता। तो इसीलिए इसका आंसर सी आ जाएगा। नाभिक दोनों में होता है, ये चीज ध्यान रखें। 26, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? एक्स और वाई गुणसूत्र के द्वारा। टीलोमेयर किसके सिरों पर स्थित होते हैं? किसके सिरों पर? गुणसूत्रों के सिरों पर। अगला क्वेश्चन 28, कैंसर कोशिकाओं का मुख्य लक्षण क्या है? तो कैंसर सेल में सबसे ज़्यादा
मुख्य लक्षण क्या होता है कि जब आपकी सेल्स अनियंत्रित, कंट्रोल्ड ना होकर के यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना उनमें शुरू हो जाए, वही ट्यूमर का कारण होता है, अनियंत्रित विभाजन। कोशिका में प्रोटीन के अपघटन यानी डिग्रेडेशन, कोश सेल है उनमें अगर हमें प्रोटीन का डिग्रेडेशन करना है तो कौन करेगा, उसके लिए कौन प्रमुख रूप से जिम्मेदार होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटीएसोम। यहाँ लाइसोसोम मत डाल देना भाई, यहाँ आंसर आ जाएगा प्रोटीएसोम। 30th क्वेश्चन, इंटीग्रीन यानी इंटीग्रीन प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसमें प्रोटीन दिया है कौन सा, इंटीग्रीन, उसका प्रमुख कार्य क्या होगा, इसका प्रमुख कार्य है कि कोशिका से बाह्य मैट्रिक्स का आसंजन करना। ठीक है। 31 की बात करें, प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या है, कोलेस्ट्रॉल किधर हुआ, प्लाज्मा झिल्ली में, तो वो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, उसका काम होता है द्रवता बनाए रखना, ना कि ऊर्जा, ना कि प्रोटीन संश्लेषण, ना कि संकेत संवहन, क्या होता है वो द्रवता बनाए रखने के लिए प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल काम करता है। 32 क्वेश्चन करें, किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, किस कोशिका के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो एक कोशिकांग ऐसा है माइटोकॉन्ड्रिया जिसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है और अपना इसका खुद का जिसपे राइबोसोम भी होते हैं। ठीक है। 33, किस प्रक्रिया में कोशिका बाह्य पदार्थों को बड़े आकार में अंतर्ग्रहण कर लेती है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया कहलाएगी फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस के अंदर जो कोशिका होती है जो बाह्य पदार्थों को बड़े आकार में अंतर्ग्रहण करती है। 34th क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस किस चरण के बाद पूरा होता है, ये अलग अलग चरण होते हैं भाई, कौन से चरण के बाद साइटोकाइनेसिस पूरा होगा, ये आ जाएगा टीलोफेज के बाद, है ना, टीलोफेज प्रोफेज में, ठीक है, टीलोफेज आएगा इसका आंसर, 34 का डी हो जाएगा। किस प्रकार का जंक्शन कोशिकाओं के बीच सीधा संवाद मार्ग प्रदान करता है, जो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं उनके बीच संवाद मार्ग प्रदान करता है कौन सा जंक्शन, तो कौन सा आ जाएगा, जो गैप होता है, जो गैप जंक्शन जिसे कहा जाता है वो सीधा संवाद। नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या कहाँ होगा भाई, 36 का क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, ना कि मैट्रिक्स में, गोल्जी बॉडीज में, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली इसका आंसर आएगा। 37, प्रोटीन का कोशिका से बाहर स्त्राव किस मार्ग से होता है, जो कोशिका से बाहर प्रोटीन निकलेगा वो किस मार्ग से निकलेगा, एक्सोसाइटोसिस, एग्जिट एक्चुअली याद कर सकते हैं आप, साइटो मतलब सेल से, तो एक्सोसाइटोसिस प्रोटीन का कोशिका से बाहर स्त्राव। नेक्स्ट, क्रोमेटीन का निर्माण किससे होता है, क्रोमेटीन का निर्माण किससे होगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इन दोनों से क्रोमेटीन का निर्माण होता है। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी 23 जोड़े। कायिक और प्रजनन कोशिकाएं अलग अलग से जोड़े बनते हैं, वो देख लेना आप। कोशिका चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, जो कोशिका चक्र रहेगा उसका नियंत्रण किसके द्वारा होगा, साइक्लिन और सीडीके के द्वारा। सीडीके की फुल फॉर्म आप कमेंट्स में भेजेंगे। ऑटोफेजी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था 2016 में, मैं बता दूं उसका नाम आप कमेंट में डालेंगे। ऑटोफेजी आत्मभक्षण जिसे हिंदी में कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो कमज़ोर सेल्स हैं वो अपने आप ही ख़त्म होना शुरू कर देती हैं, एक उपवास की एक तकनीक कह सकते हैं, साधारण भाषा में समझाएं तो। इस प्रक्रिया में कौन सा अंगक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें कौन सा, लाइजोसोम होता है, सुसाइडल बैग स्वयं ही जा कर के ख़त्म कर देना। इसमें कौन सा एंजाइम आता है ये भी आप ज़रूर पढ़ना लाइजोसोम में, और किस साइंटिस्ट ने ऑटोफेजी के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला था वो भी ज़रूर पढ़ना। प्रोटीन के गलत फोल्डिंग यानी असफलतापूर्वक संवृत्तीकरण हो जाए से जुड़ा रोग कौन सा है, कि जब प्रोटीन गलत फोल्डिंग हो जाए तो उससे कौन सा, एल्जाइमर रोग, तो प्रोटीन से गलत फोल्डिंग से संबंधित रोग एल्जाइमर हो जाएगा, ब्रेन से रिलेटेड है ये। 43, ट्यूमर प्रेशर जीन P53 का सामान्य कार्य क्या है ना, ये जीन क्या करता है भाई, कोशिका चक्र को रोक देता है और
एपोप्टोसिस को प्रेरित करता है। एपोप्टोसिस क्या है इसको एक बार देख लेना। 44 क्वेश्चन, किस कोशिकांग में क्लैथ्रीन कोट पाया जाता है? किस कोशिकांग में? एंडोसाइटिक पुटिका पर, है ना, नाभिकीय आवरण पर नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पर नहीं, गोल्जी पर नहीं, हाँ एंडोसाइटिक पुटिका पर। नेक्स्ट, एटीपी का संश्लेषण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में होता है? बिल्कुल शुरुआत में ये चीज़ आपको बता दी थी। इसका कहाँ पर होगा? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में एटीपी का संश्लेषण इस मुख्य रूप से इस प्रक्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस रहेगी, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है ना, ठीक है। हाँ, किस प्रकार के आरएनए में एंटीकोडोन पाया जाता है? किस प्रकार के आरएनए में? टीआरएनए में, है ना, कोडोन होते हैं इस पे लगे हुए। ट्रांसफर आरएनए इसका नाम है, एम का मैसेंजर हो गया, है ना। तो ट्रांसफर आरएनए पर यह चीज पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में होने वाली ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध एटीपी का कितने यूनिट उत्पादन होता है? कितना उत्पादन होता है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 एटीपी, है ना। स्प्लाइजोसोम, स्प्लाइजोसोम किसके संशोधन में भूमिका निभाता है? तो क्या हो गया भाई? स्प्लाइजोसोम किसके संशोधन में भूमिका निभा रहा है? मैसेंजर आरएनए के संशोधन में। 49 क्वेश्चन, प्रोटीन के अंतः प्रवेशन यानी ट्रांसलोकेशन के लिए किस कोशिकांग का चैनल जिम्मेदार है? तो इसका आंसर आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? जो रफ होगा ना, इसका ट्रांसलोकोन सम्मिश्रण होगा, ठीक है। 49 का क्या आंसर होगा? सी होगा। तो न्यूक्लियर लेमिना किससे बना होता है? न्यूक्लियर लेमिना बना होता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट से, है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट से आपका न्यूक्लियर लेमिना बना होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कुल 50 क्वेश्चंस को रिवाइज किया है, जो आपकी यूनिट 6 है ना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उनमें सबसे पहला टॉपिक है सेल। तो सेल से संबंधित अगर इन 50 क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर जाते हैं तो आपके लिए कुछ लाभदायक ही होगा पेपर में, है ना। तो इन क्वेश्चंस में जो टॉपिक आपको समझना आए तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पे, सर्च कीजिए, उस टॉपिक के बारे में पढ़िए, जिससे क्या आपको और ज़्यादा नॉलेज उस टॉपिक पे होगी और कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। क्योंकि सेल से और इससे रिलेटेड डिजीज से, इसके फंक्शन से यानी कोशिकांग से, या इसकी जो प्रक्रिया रहेंगी, इनसे एक प्रश्न बनता है और बूंद बूंद से सागर भरता है भाई, तभी हम जेआरएफ तक पहुंच पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक टिश्यू के साथ।